कैसे हो सब? सब बढ़िया सबके जीवन में? कोई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम नहीं है ना? तो एक ही छोटी सी चीज़ रह गई थी पता। एनसीईआरटी में लिखा है और थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी पूछ लेता घुमा फिरा के, तो इसको थोड़ा बना दिया। क्या है ये? केमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस। ये कहा भाई साहब, बहुत सिंपल चीज़ है भाई। हाइपोथेसिस का मतलब पता है? नहीं सर, हमें नहीं मालूम। तो मुझे भी नहीं मालूम। हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है ना, कि अपन लोग 2 या 3 साल तक किसी चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं और फिर अपना एक हाइपोथेसिस दे देते हैं, अपनी एक स्टेटमेंट दे देते हैं उसके बेसिस पे, जिस पर अपन ने स्टडी करी। तो ऐसे ही एक थे फ्री फोकट, जिनने 2-3 साल, मतलब अरे ऐसे नहीं, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। पीटर मिशेल भाई साहब। अच्छा, पीटर मिशेल, जो भी कह दो, पीटर मिशेल, ठीक। ये जो है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है, किसने प्रपोज करी थी? अरे सर, क्या बोल रहा है? प्रपोज क्या वापस? हाँ, तो किसने प्रपोज करी थी केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस? पीटर मिशेल ने। कब करी थी भाई साहब? 1961 में। ईयर याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना कि प्रपोज किया था। किसको किया था? केमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस को, ठीक। तो इसकी भाई साहब क्यों जरूरत पड़ी कि ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की? अभी तो सर नॉन साइक्लिक पढ़ा दिए बहुत बढ़िया से, साइक्लिक पढ़ा दिए, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ गई केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की? तो भाई साहब, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, इन्होंने क्या किया ना, एक्सप्लेन किया। किसको एक्सप्लेन कर दिया भाई साहब? पीटर मिशेल ने। कि इन्होंने एक्सप्लेन किया कि एटीपी बनता कैसे है। हम लोग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ चुके हैं, साइक्लिक फोस्फोराइलेशन पढ़ चुके हैं। हम बोल तो रहे हैं कि फोस्फोराइलेशन एटीपी बन रहा है, लेकिन इन्होंने बताया कि कैसे एटीपी बनता है। अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा समझ आए। हाँ, ज़्यादा समझने वाली चीज़ है भी नहीं ना अभी, ठीक। तो इन्होंने क्या किया? एक्सप्लेन मैकेनिज्म किया किसका? एटीपी फॉर्मेशन का। ये याद रखना, ये इनकी क्या थी? हाइपोथेसिस थी। हाइपोथेसिस मतलब क्या? वही 2-3 साल तक बढ़िया से इन्होंने पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा ही पढ़ते हैं क्योंकि, और अपनी एक स्टेटमेंट दे दी, हाइपोथेसिस दे दिया, और ये स्टेटमेंट सही भी था। अच्छा, ऐसे ही थोड़ी ना। फिर सुन, अब एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे होता है? सर होता तो है एक, वो सर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो हम उसको पावर हाउस ऑफ सेल के देते हैं, और एक हमारा सर क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। तुम लोग यार पढ़ते तो हो मतलब। हाँ, तो सुन, 2 जगह पे होगा। कहाँ पे? हमारे क्लोरोप्लास्ट में, मतलब प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट में, और माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक। अब जो है माइटोकॉन्ड्रिया में कब होगा? रेस्पिरेशन के समय, जहाँ पे कौन चलेगी? ईटीएस। तो उससे क्या बनेगी? एटीपी बनेगी। थोड़ा थोड़ा तो पता होगा कि नहीं? नहीं पता चाहता तो बस सुनते जाओ। अरे भैया, कर्व साइकिल पढ़े हो कि नहीं? 12 एटीपी मिलेंगी। हाँ सर, लिंक रिएक्शन, उनमें 3 एटीपी मिल जाएंगी। ग्लाइकोलाइसिस, समझ रहे हो? नहीं सर, नहीं अभी नहीं आ रहा समझ में, आएगा जब रेस्पिरेशन पे जाएंगे तब आएगा, ठीक। अब क्लोरोप्लास्ट में कैसे होगा? ये जो है फोटोसिंथेसिस होती है सर। एक हमारे सर हैं, एक लर्निंग एटीट्यूड वाले, उन्होंने बताया था कि क्लोरोप्लास्ट में जो है वो फोटोसिंथेसिस से एटीपी बनती है। अच्छा, उसके लिए वो 2 साइकिल पढ़वाए थे, नॉन साइक्लिक वाली फोस्फोराइलेशन, एक साइक्लिक वाली फोस्फोराइलेशन। तो सर उससे हम समझ गए, ठीक। तो अब ये तो अपना क्या था, एक बेस हो गया कि भाई क्या है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की एटीपी का बनना। अब कई का चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे तुम जब पढ़ने बैठते हो तो पेन एन की जरूरत पड़ती है ना। हाँ, तो वैसे ही क्या क्या चीज़ों की जरूरत होगी केमी ऑस्मोसिस के लिए। तो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया कि सबसे पहली चीज़ जो हमको और आपको चाहिए एटीपी को बनाने के लिए, वो क्या है? एक मेम्ब्रेन। ये मतलब मेम्ब्रेन सर क्या, हम समझे नहीं। मतलब मेम्ब्रेन होगा तो एटीपी बन जाएगी? नहीं, अरे एक चीज़ बता रहा हूँ, उसमें से 3-4 चीज़ें हैं, उसमें सबसे पहले क्या है? एक मेम्ब्रेन। अच्छा, मेम्ब्रेन क्यों चाहिए? ताकि एटीपी जो है स्टोर हो सके। नहीं समझे? अभी लिखते हैं फिर मिलते हैं। हाँ तो भैया, मेम्ब्रेन की आवश्यकता क्यों है? ताकि यहाँ पे क्या हो? H+ आ जाए। H+ कैसे सर, हम समझे नहीं। अरे नॉन साइक्लिक को साइक्लिक में बताए थे कि नहीं? वो ल्यूमन में कौन आता था? H+ एक्यूमुलेट होते थे, जिससे क्या होता था? प्रोटोमोटिव फोर्स बढ़ता था, और जैसे ही प्रोटोमोटिव फोर्स बढ़ता था, H+ कहाँ जाता था? एटीपी सिंथेस के पास। नहीं समझ रहे? तो देखना जाके नॉन साइक्लिक वाला, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा क्या कंसेप्ट। अच्छा ठीक है, तो सुन, अब सुन, क्लोरोप्लास्ट में कौन सी मेम्ब्रेन होती है भैया? सर वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है सर। हम बताएं सर, वो ऐसा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है बहुत बढ़िया, उसमें थाइलाकॉइड होते हैं, और थोड़ा वो जहाँ पे लाइट रिएक्शन चलती है, और वो सर डार्क रिएक्शन के लिए स्ट्रोमा होती है। हाँ, तो एक मेम्ब्रेन की आवश्यकता है हमें, ठीक है। तो कौन सी? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन मिल गई। और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी मिलेगी? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। नहीं समझे? ईटीएस वाला हम वीडियो बना चुके हैं, अगर देखना हो तो देख लेना कि ईटीएस में H+ कहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में, देखना जाके। और वहाँ पे भी यही सेम सिस्टम सेम है कि H+ एक्यूमुलेट होंगे, वही प्रोटोमोटिव फोर्स बढ़ेगा, वो चला जाएगा एटीपी सिंथेस के पास और एटीपी बना देगा। उसमें 5 कॉम्प्लेक्स भी होते थे ईटीएस में। अरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम जो भी कह दो। अरे यार ऐसे मत करो यार, पढ़ाया है। हाँ, फिर सबसे पहले क्या चीज़? एक मेम्ब्रेन की आवश्यकता थी। दूसरी किस चीज़ की आवश्यकता होती है हमें? दूसरी जो चीज़ की आवश्यकता होती है वो है प्रोटॉन पंप। अरे ये तो मैंने तुम्हें बताया यार बहुत अच्छे से। हमारी बॉडी में कौन सा होता है? नर्वस सिस्टम में सोडियम पोटेशियम पंप। हाँ सर। और प्लांट में कौन सा होता था जब एटीपी बनती थी? अरे वो था सर, अच्छा सही नाम था सर, वो ABCD वाला कोई सा था, PQ। हाँ, प्लास्टोक्यूनिन, जो भी कह दो, प्लास्टोक्यूनिन। ये होता था। क्या होता था? ये PQ क्या करता था? बाहर से स्ट्रोमा से H+ को लपेटेगा मतलब अरे पकड़ेगा। हाँ, और कहाँ पे डाल देता था? ल्यूमन में।
सर तुम सही तो कह तो सही रहे हो यार। हाँ, तो अगर देखो किसी को दिक्कत हो ना नॉन साइक्लिक में, तो वीडियो देख लीजिएगा जाके, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हाँ, तो पीक्यू और ये सर थोड़ी एनर्जी भी रिलीज़ करता था। हाँ भैया, जब इलेक्ट्रॉन का मोशन होता था तो एनर्जी भी थोड़ी बहुत रिलीज़ करता था, ठीक है। तो पहली आवश्यकता मेम्ब्रेन, वो हो गई पूरी। दूसरी प्रोटॉन पंप, वो भी हो गया। ये किसकी बात चल रही है? प्लांट में चल रही है ना, एटीपी बनाने के लिए प्लांट की बात चल रही है। हाँ, और तीसरी जिसकी आवश्यकता होती है वो है हमारा एटीपीएज एंजाइम। अब तुम एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास एटीपीएज एंजाइम नहीं होगा तो क्या एटीपी बनेगी? सर बनेगी तो नहीं। गाइस वो एटीपीएस तो हमको चाहिए, एफ नॉट और एफ वन वाला जो वो नहीं होता थी हेड, और वो मुंडी सिटकेगी एच प्लस जाएगा। मैंने बताया एनसीईआरटी लिखता है कन्फर्मेशनल मूवमेंट, तो एटीपी बनती थी। हाँ, एच प्लस निकलता था ना, तो एटीपीएस की आवश्यकता तो है भाई साहब, मतलब हाँ है। तो एटीपीएस एंजाइम की आवश्यकता होती है, क्या करता है? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ेगा, जिससे हमारे पास क्या बन जाएगी? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एटीपी का एक मॉलिक्यूल। तो तीन चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें हो गई भैया? एक मेम्ब्रेन चाहिए, प्रोटॉन पंप चाहिए, हाँ भैया, और एटीपीएस एंजाइम चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा एक लेवल और आगे चलो मेरे साथ। चलिए सर, चलिए, आप ले चल रहे हैं तो चलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि जो हमारा प्रोटॉन ग्रेडियंट है, प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब वो जो ल्यूमन में H प्लस आ रहे हैं, वो कहाँ से आएंगे? वो जो है सर, तुम बताए रहे कल कि एक वो ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर कुछ होता है सर वो ल्यूमन में, जहाँ पे पानी टूटता था। अरे यार तुम लोग ऐसा मत करो यार, कि मतलब समझ में आ रहा है ना थोड़ा बहुत। अगर नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो देख लेना जाके। मैंने कितनी बार, 3 बार मैंने बोल चुका, 3-4 बार मैं पब्लिशिंग कर चुका अपने वीडियो की। नहीं कोई ज़बरदस्ती नहीं, क्या समझ में आएगा तो मज़ा आएगा। तो अपने को प्रोटॉन ग्रेडियंट कौन कौन बना देगा? वैसे ही पूछ लेते तुमसे, प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट भैया कौन कौन बनाएगा? एक तो हमारा ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर हो, ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर। हाँ, कहाँ पे बनाएगा? ल्यूमन में। क्या करेगा? H प्लस को एक्यूमुलेट करता जाएगा, मतलब H प्लस को पकड़ेगा, ये ल्यूमन में डाल दिया। वहाँ क्या करना है? प्रोटोमोटिव फोर्स बढ़ाना है, ठीक है। ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर, ये इलेक्ट्रॉन भी निकालता था। हाँ, पानी को तोड़ेगा ना, कैसे तोड़ेगा? अरे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, H प्लस भी निकलेगा और साथ में ऑक्सीजन भी निकलेगी। तो ये एक डिफरेंस था। कैसा डिफरेंस सर? नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में, अगर आपको याद हो तो, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमें ऑक्सीजन मिलती थी। हाँ हाँ, मिलती तो थी, जबकि साइक्लिक में हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती थी, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर ही नहीं होता। सही कह रहे, सही कह रहे हैं सर। हाँ, चमक रहा है सर, हमें थोड़ा थोड़ा चमक रहा है। हाँ, ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर। फिर और कहाँ से मिलेगा हमें प्रोटॉन ग्रेडियंट? वो एक सर, वो एक और वो होता था, प्रोटॉन पंप। हाँ, प्रोटॉन पंप। कौन प्रोटॉन पंप? प्लास्टिकनीन। वही H प्लस बाहर से लपेटेगा और अंदर डाल देगा ल्यूमन में। अच्छा, और थोड़ा सा अगर आप जोर और लगाते हो अपनी दिमाग पे, खोपड़िया में, हाँ, तो एक और होता था NADP रिडक्टेज, जिसको मैंने बताया था, वो नहीं होता था, कौन? फेराडॉक्सिन। हाँ सर, होता तो था नॉन साइक्लिक में फेराडॉक्सिन। उसकी जो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन होती है, वहाँ कौन प्रेजेंट होता था? NADP रिडक्टेज एंजाइम। ये क्या करता था? NADP को H से जोड़ देगा, मतलब क्या करा रहा है उसका? रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड व्हाट? रिडक्शन। तो और क्या बना देगा? NADH2। तो ये तीन चीज़ें जो हैं, ये तीनों जो हैं क्या बनाते हैं? प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाते हैं। अब छोटी सी एक चीज़ और सुनो, एनसीईआरटी ने बहुत छोटा सा उसको लिख दिया, जेड स्कीम। अब उसमें क्या आधे तो खेल हो जाता है कि यार ससुरा जी जेड बन कैसे रहा है? उसमें बकायदा जेड बनता है, तभी तो जेड स्कीम नाम रखा है। कैसे जेड बनेगा? तो इसको और देख लेते हैं इस वीडियो में। फिर इसके बाद डार्क रिएक्शन को देखेंगे, C3C4। अरे अगले वीडियो में आएगा, नहीं तो अभी सोच रहे हैं कि इसमें C3C4 भी बढ़ा दिया क्या? नहीं, अगले वीडियो में। तो बस देखते हैं, अभी आओ। हाँ तो भाई साहब, एक चीज़ और हमारी आप सुन लीजिए, इतनी देर से सुनी तो रहे हैं सर। हाँ तो ये और सुन लो यार, देखो, जब भी नहीं, जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम लोग अभी जो नॉन साइक्लिक वगैरह जो पढ़े हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का ही मोशन है। हाँ सर, इलेक्ट्रॉन का ही मोशन है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे जाता है, मतलब अभी देखो हाई एनर्जी मतलब उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, हाँ, तो उड़ेगा वो। अरे अपने साथ भी होता है ना, अपने पास जब तक पैसा है तो अपने पास क्या है? रेंडमनेस है, अपन स्पॉन्टेनियस है। क्या है अपन? मतलब सोचा, मतलब समझो, ताकतवर है, रेंडमनेस बहुत सारी है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? हाई एनर्जी जैसे ही लो एनर्जी पे जाएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा। अच्छा, एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करेगा। और ऐसी प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं? डाउन हिल प्रोसेस। अच्छा 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 अच्छा, क्योंकि जो जेड स्कीम वाली जो चीज़ है, वो हिल और बर्नार्ड दो दोस्त थे। अच्छा, उन्हीं ने मतलब इसे मिल का कुछ दे दिया, उन्हें बोला दे दे रहे, उन्हें कब किसी को क्या पता चल रहा उस टाइम। और अगर इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हाई एनर्जी जा रहा है ना, क्या बोला मैं? अगर इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हाई एनर्जी जा रहा है तो एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। अच्छा, एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब, मतलब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और ऐसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? अप हिल प्रोसेस। अच्छा ठीक है, मतलब ये क्या है? एक छोटी सी चीज़ है, जेड स्कीम में काम आएगी, इसलिए आपको बता दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी जा रहा है तो डाउन हिल कह देंगे, और लो से अगर हाई आ रहा है तो अप हिल कह देंगे। बस इतनी सी बात है, मैं आपके साथ है ना। अब देखो जेड स्कीम क्या होता है। तो भाई साहब, ई है जेड स्कीम। कैसे सर जेड स्कीम? मतलब ये जेड बन गया तो क्या जेड स्कीम हो गया? ऐसा होता है क्या सर? अरे ऐसी बात नहीं, सुनते तो जाओ। हाँ, अब देखो,
ये अगर तुम ध्यान से देखोगे ना स्ट्रक्चर, फोटो सिस्टम सेकंड, फेओफाइटिन, प्लास्टोक्विनिन, ये सब ये नॉन साइक्लिक वाला दिख रहा होगा तुम लोगों को अगर पढ़े होगे थोड़ा बहुत। तो देखो फोटो सिस्टम 2 पे हाउ सर एनर्जी पड़ी, कौन सी एनर्जी पड़ी, सनलाइट। हाँ मतलब यहाँ से क्या आ रही होगी, बाहर से सनलाइट आ रही होगी, कौन सी वेवलेंथ की आ रही होगी जरा बताना, 680 नैनोमीटर की। यहाँ मैं वहाँ पे भी बहुत अच्छे से बताया था कि फोटो सिस्टम सेकेंड 680 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ को पकड़ेगा। अब भाई सनलाइट है उसमें 680 वाली वेवलेंथ भी है, 700 वाली भी है, 700 से ज़्यादा की भी है, तो फोटो सिस्टम सेकेंड किसको पकड़ेगा, 680 वाली। मतलब वो देखेगा आ रही हो आ जाओ वेवलेंथ और कुछ नहीं। हाँ और फोटो सिस्टम फर्स्ट किसको पकड़ता था, उस सर हम बताए रहे आपकी वो 700 नैनोमीटर वाली को पकड़ता है। अच्छा तो 700 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ को पकड़ लेगा, ठीक। अब सुनो फोटो सिस्टम सेकेंड ने पकड़ा, ठीक है 680 नैनोमीटर वाली किसको, वेवलेंथ को, सनलाइट की, और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया। सर हम बुड़बक हैं क्या, इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहा है, अरे भाई साहब यहाँ कौन होता था, ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर, हाउ सर होता था, हाउ हाउ याद आ गया सर, याद आ गया। पानी को तोड़ देगा, किस में तोड़ेगा, 4 टाइम्स ऑफ H+, और कितने इलेक्ट्रॉन निकलते थे, 4 इलेक्ट्रॉन, और साथ में निकलती थी हमारी सांस, मतलब ऑक्सीजन। हाँ मतलब हमारी सांस में जो यूज होती है ना रेस्पिरेशन में, ऑक्सीजन। हाँ ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का मोशन होता था, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि देखो 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 बबुआ, बबुआ नीचे नीचे है ना, ये नीचे, ये थोड़ा नीचू है, वो ऊपू है, ऊपू मतलब ऊपर है। तो सुन फोटो सिस्टम सेकेंड यहाँ पे जो है ये कैसा है, कम एनर्जी वाला है, ये लिखे ना, ये एनसीईआरटी में मिलेगा आपको पेज नंबर 212 पे, एनसीईआरटी में डायग्राम बना है। अब भैया मुझे कोई कोट मत करना, ये मेरी एनसीईआरटी का पेज नंबर है, अब वो चेंज होती रहती ना। हाँ तो सुन फोटो सिस्टम सेकेंड जब सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, उसने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, तो वो क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट में गया, मतलब उसके पास ताकत है, किसके पास, फोटो सिस्टम सेकेंड के पास। तो ये जो है फोटो सिस्टम सेकेंड कहाँ गया, एक्साइटेड स्टेट में। अच्छा अपनी एक्साइटेड स्टेट में गया कौन, फोटो सिस्टम सेकेंड, ठीक। अब फोटो सिस्टम सेकेंड से वही इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा होगा। मैंने कितने इलेक्ट्रॉन चलवाए थे पूरी साइकिल में, 2 इलेक्ट्रॉन चलाए थे, अगर आपने वीडियो देखा है तो पता होगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन का मोशन कराया था। तो ये देख फेओफाइटिन के पास गया, हाउ, फिर प्लास्टोक्विनिन क्या करता था सर, वो बाहर से H+ को पकड़ लेता था स्टोमा से और ल्यूमन के अंदर डाल देता था H+ को, और इससे क्या होता था, प्रोटोमोटिव फोर्स बढ़ता था। कौन सा फोर्स भाई साहब, PMF, प्रोटोमोटिव फोर्स, प्रोटॉन का फोर्स। हाँ ठीक, फिर चलता था सर साइटोक्रोम B6 के पास और साइटोक्रोम F के पास, फिर ये प्लास्टोसाइनिन आ जाता था, फिर आता था फोटो सिस्टम फर्स्ट, जो फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट पे भी इलेक्ट्रॉन का मोशन कराना है, और ये कौन सी वेवलेंथ वाली को पकड़ेगा, 700 वाली को पकड़ लेगा। अच्छा वो भी इंतजार में बैठा होगा, आ जाइए आपकी स्वागत में हम बैठे हैं। तो ये भी कैसा हुआ, एक्साइटेड स्टेट में गया होगा। सही कह रहे हैं यार भाई साहब तुम, ये भी क्या हुआ होगा, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा सनलाइट की प्रेजेंस में, ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया, फिर इसने इलेक्ट्रॉन का मोशन कराया कहाँ, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास, फिर फेरेडॉक्सिन के पास गया, और फेरेडॉक्सिन के पास क्या होती थी, ये ऐसा डायग्राम बनाया था वहाँ, NADP रिडक्टेज। हाँ वो क्या करता था, NADP को जोड़ देता था ट्वाइस ऑफ H+ से, जिससे क्या बन जाता था, NADPH2। हाँ सर, तो ये बताओ सर इसमें अपहिल डाउनहिल तो कुछ आया ही नहीं, हम तो सोचते खराब परेशान हो गए जी अपहिल डाउनहिल के चक्कर में। तो देखो जब फोटो सिस्टम सेकेंड ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा और एक्साइटेड स्टेट में गया, मतलब कम एनर्जी से एक्साइटेड स्टेट, अरे पैसा मिल रहा है ना इसको, यहाँ पे क्या है, गरीब बेचारा बैठा है, अब धीरे धीरे क्या हुआ, पैसा मिला इसको, मतलब ये कैसा हुआ, अब इसके पास थोड़ा रौब आ गया कि अरे अब तो अपन झाड़ेंगे, देखो ऐसी तैसी इसकी। तो इसके पास क्या हुआ, एनर्जी आई, तो हमने क्या बोल दिया, ये कैसी प्रोसेस हो गई, अपहिल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है ये, अपहिल प्रोसेस। अच्छा और फेओफाइटिन से तुम चले जाओ कहाँ तक, फोटो सिस्टम फर्स्ट तक, तो ये कौन सी प्रोसेस है, डाउनहिल प्रोसेस। अच्छा भाई साहब समझ गए हम, कहाँ से, फेओफाइटिन से फोटो सिस्टम फर्स्ट तक। ये पूरा मतलब इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी का रिलीज हो रहा है, हाँ इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है। अब कहाँ से हो रहा है भाई साहब, अब मतलब ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ, तो हम क्या बोल दिए, ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ, तो हमने क्या बोल दिया, डाउनहिल प्रोसेस। अब सुन फोटो सिस्टम फर्स्ट कम एनर्जी है, इसको कौन एनर्जी देगा, वो बाहर से जो आ रही है, कौन आ रही है, अरे तुम लोग फिर कौन आ रही है, वेवलेंथ आ रही है 700 नैनोमीटर वाली सनलाइट की, उसने एनर्जी दी तो ये ऊपर से ऊपर चली जाएगी, मतलब एक्साइटेड हो जाएगा, तो कौन सी हो जाएगी, फिर अपहिल प्रोसेस, फिर अपहिल प्रोसेस फोटो सिस्टम फर्स्ट तक, फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट से वो फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ई का सर, अरे वो नहीं होता था फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, इस पे नीट में क्वेश्चन भी पूछा था साइक्लिक फोस्फोराइलेशन में, वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं थी एक, उसमें बताया था कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन वो नॉन कौन सा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज कॉल्ड NRN सल्फर प्रोटीन। हाँ सर आप बताए थे, पूर्वक भूल क्यों जाते हो, याद रखा करो। हाँ फिर यहाँ से फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस से फेरेडॉक्सिन तक ये कैसी हो जाएगी, डाउनहिल, क्योंकि इसमें क्या हो रहा होगा, एनर्जी रिलीज हो रही होगी। समझ रहे हैं आप या नहीं समझ रहे, समझ रहे हैं सर, ठीक। तो ये क्या था, जेड स्कीम थी। अब ऐसे भी नहीं आ रहा समझ में तो एक और छोटे तरीके से बता देंगे, वैसे अभी इतना याद रखना,
कि ये कैसी थी, ग्राउंड स्टेट थी। ग्राउंड स्टेट मतलब एनर्जी बहुत कम थी सर, बहुत गरीब आदमी सर, कम कम ग्राउंड स्टेट में एनर्जी बहुत कम थी। फिर थोड़ी बहुत एनर्जी मिली तो अपहिल हो गए, फिर डाउन हिल, फिर अपहिल, फिर डाउन हिल। तो ये क्या बनता है, एक जेड बनता है। अच्छा, एनसीईआरटी का डायग्राम है। एनसीईआरटी में वहाँ एक चीज़ और लिखी है, अगर आप बारीकी से देखोगे कि उसने लिखा है कि यहाँ पे जो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो ज़्यादा है। अब सुनो मेरी बात, सुनो तो सही। और ऊपर उसने लिखा है जो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो कम है। अरे कुछ नहीं, घबराने की बात नहीं है, नहीं तो आधे तो फेल हो जाएंगे कि ये है क्या ससुरा। कुछ नहीं, रिडॉक्स पोटेंशियल मतलब सुनोगे, हाँ, रिडॉक्स पोटेंशियल मतलब रिडक्शन का जो पोटेंशियल है, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को, रिडक्शन क्या होता है बे, हम भूल गए लग रहा। अबे रिडक्शन मतलब वो है, वो क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ हाँ, तो रिडक्शन पोटेंशियल नीचे जो है इलेक्ट्रॉन का लेना देना, मतलब लेना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन कंपेयर टू ऊपर। तुम तो ऐसे भी याद नहीं हो रहा, तुम एनर्जी से याद रखो, इसलिए मैंने एनर्जी लिख दी। नीचे एनर्जी क्या है, कम है। क्यों कम है, क्योंकि अभी भाई साहब उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। बस समझ गए। हाँ, अब एक छोटा सा डायग्राम और देख लो, इसी का छोटा रूप। कैसे, एक और छोटी सी चीज बचती है, क्या, क्वांटम रिक्वायरमेंट। क्वांटम रिक्वायरमेंट मतलब कितने वो जो है क्वांटा लगेंगे एक ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए। नहीं समझे, नहीं समझे सर हम। अरे हाउ मेनी क्वांटा आर रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन ऑफ वन ऑक्सीजन। तो मतलब सर पहले हिंदी में बोले तब इंग्लिश में बोल दिए, वाह। मतलब इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आ गया क्या, ऐसा कुछ नहीं है। देखो कुछ नहीं, एक ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए हाँ कितने क्वांटा लगते हैं, 8 फोटॉन्स लगते हैं। अरे क्वांटा क्वांटा कर रहा हूँ, फोटोन 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 बेटा, जो वो वेवलेंथ से आती है ना सनलाइट से, फोटोन। हाँ, कितने फोटोन लगते हैं, 8 फोटोन लगते हैं। ये भैया याद कर लेना। अरे सर हमसे याद नहीं होती, देखो। अरे ऐसे नहीं, नीटू जी मतलब नीट में क्वेश्चन पूछ लेता है छोटे छोटे जे। तो एक ऑक्सीजन अगर आपको प्रोड्यूस करनी है तो 8 फोटोन मतलब 8 क्वांटाज आपको लगेंगे। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा वो खेल लें मैथमेटिक्स, इसमें खेल लो सर, हमें क्या है। मतलब आप सर ऐसा कह रहे हैं कि 8 फोटोन लगेंगे एक ऑक्सीजन निकालने के लिए, हाँ कि ना, सही कह रहे हैं हम, हाँ, एक ऑक्सीजन निकालने के लिए। तो सर आप मुझे ये बताइए एक फोटोन कितनी ऑक्सीजन बनाएगा। अब देखो भाई साहब, मेरी गणित मैथ जो है तो थोड़ी कमजोर रह गई थी। अच्छा, तो 12.5%। अच्छा, तो मतलब एक फोटोन कितनी ऑक्सीजन को बना रहा होगा, 12.5%। 12.5 इंटू 8 कर देना, 100% हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तो अपने को क्या याद रखना है, बार बार कंफ्यूज कर देते हो। एक ऑक्सीजन अगर निकालना है तो कितने क्वांटा लगेंगे, 8 क्वांटा। बस इतना याद रखना, आपका मतलब पूरा काम हो जाएगा, बिल्कुल परेशानी नहीं। तो ये अपना लेक्चर समाप्त करते हैं यहीं पे। ये अपने इसमें क्या क्या पढ़े, कब का पढ़ा दिया मैंने, मतलब वो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ा दिया था, छोटी सी चीज़। उनने मतलब हाइपोथेसिस वगैरह कुछ दिया था, फ्री बैठे थे तो दे दिया होगा। और फिर लेकिन वो काम की चीज़ है, नहीं तो ऐसे ही दे दिया। फिर जेड स्कीम पढ़ ली, जेड स्कीम अपहिल डाउन हिल का जो प्रोसेस है उनने बनाई थी वो भी हो गया। और फोटोन की रिक्वायरमेंट वगैरह क्वांटम देख लिए। ठीक, इसके बाद अपन कब मिलेंगे सर, वो C3 C4 बची हैं डार्क रिएक्शन वाली, उनको एकदम लेवल से लेके चलेंगे। कहाँ, लेवल से लेके, बहुत मजा आएगी। तो बस पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।